तो हमारी जो पिछली क्लास थी बेटा, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एटॉमिक मॉडल था उसमें हमारा जो लास्ट स्टेप रहा जिसे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कहा गया है एटम का, तो उसमें आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स देखी थी प्लस जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने आपको पढ़ाई थी वो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हमने आपको पढ़ा दिया था। सही है। आज हम ये देखेंगे कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें एक आपने देखा होगा एक सिंबल आता था जिसको हम लोग साई बोलते थे और उसको यहाँ पे वेव फंक्शन कहा जाता है। सही है। तो हम ये देखेंगे कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें एक सिंबल था, ये इस तरह का एक सिंबल आपने देखा होगा, इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, वेव फंक्शन। अब देखिए ये जो वेव फंक्शन होता है इसका भी अपने आप में कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंस है कि ये यहाँ पे क्या काम करता है या इसके हिसाब से हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। समझिए। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये पता नहीं हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको इसे माइंड करना है बेटा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वेव फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या चीज़ एटम के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ऑर्बिटल के अंदर उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम लोग साई से करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। पहली चीज़ तो आपको ये नोट कर लेनी है। सही है। दूसरा क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल के अंदर पोजीशन क्या है ये उसको भी बताता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी भी ऑर्बिटल में पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, वो भी ये डिनोट करेगा। अब देखिए अगर हम इसको साई की जगह पे साई स्क्वायर लिख लेते हैं तो साई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे क्या बताता है, तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल किसको कहते हैं। ऑर्बिटल उसको कहते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो साई स्क्वायर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है। सही है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जो साई स्क्वायर है उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है या जो साई की वैल्यू होती है वो हमें किस चीज़ को बताती है। क्लियर। तो देखिए जो साई होता है यहाँ पे, तो ये साई इक्वल्स टू होता है साई आर डॉट साई थीटा। अब कहेंगे कि जो साई आर है ये क्या है, तो जो साई आर है ये यहाँ पे क्या चीज़ आपको बताएगा जी। तो ये हमारा जो ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट होता है या जो रेडियल पार्ट जो होगा उसको साई आर बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियल पार्ट। और जो साई थीटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगुलर पार्ट। समझ में आ रहा है। साई आर जो है वो रेडियल पार्ट है, साई थीटा जो है वो उसका एंगुलर पार्ट है। अब ये देखेंगे कि जो रेडियल पार्ट है ये क्या चीज़ बताता है और जो एंगुलर पार्ट है ये क्या चीज़ बताता है। सही है। तो रेडियल पार्ट जो होता है वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर n एंड l, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन n एंड l, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये बताता क्या है, तो ये डिसाइड करता है द साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ लिख देंगे डिसाइड्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल।
अब जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो कौन डिसाइड करेगा, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड किया जाता है बाय द रेडियल पार्ट द्वारा। ये तो रेडियल पार्ट जो होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल का साइज जो है वो कितना बड़ा है। अब देखिए जो हमारा एंगुलर पार्ट होता है साई का, तो ये डिपेंड करता है, तो यहाँ लिख देंगे डिपेंड्स ऑन m एंड l, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और ये बताता है डिसाइड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, डिसाइड्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो कुछ चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली जो बातें हैं, क्योंकि बेसिक तो अप्रॉक्स हर बच्चा पढ़ लेता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल को ही पढ़ रहे हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उन्होंने साई का यूज क्यों किया था। तो साई का इम्पोर्टेंस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए कभी कभी क्वांटम नंबर्स जो होती हैं इसको साई की फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये देखेंगे कि जो साई स्क्वायर है अगर उसकी वैल्यू मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, समझे। तो हम यहाँ पे एक अगला पॉइंट जोड़ सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज वेरी हाई, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है तो इट शो, ये क्या बताता है, द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकते हैं इट शो द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जी ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि साई स्क्वायर की वैल्यू जो है इस ऑर्बिटल के लिए इतना है, जैसे किसी के लिए 2 है, 3 है, 4 है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होगी, सही है। तो जिसकी वैल्यू साई स्क्वायर की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, सही है। तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे कि जो साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मान के चलिए 0 हो जाती है, समझे, तो फिर क्या बोला जाएगा उसको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑर्बिट्स होती हैं, तो ऑर्बिटल्स में हम लोग देखते हैं कि किसी के लिए वैल्यू 0 आ रही है, किसी के लिए वैल्यू 1 निकल के आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल तो आपने देखा होगा स्फेरिकल होता है, समझे, या पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है, एफ ऑर्बिटल जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए साई या साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डी के लिए क्या होगी, या कह सकते हो एफ ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, सही है। तो हम यहाँ से देखते हैं द वैल्यू ऑफ साई और साई स्क्वायर इज 0 फॉर एस ऑर्बिटल, यानी एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा 0 होती है। तो एंड ऑल्सो 0 फॉर स्फेरिकल नोड, जो स्फेरिकल नोड होते हैं उसके लिए भी क्या होती है, ये 0 होती है, जिससे स्फेरिकल शेप जो एस ऑर्बिटल है वो उसमें आ जाएगा। बट द वैल्यू ऑफ साई और साई स्क्वायर इज नॉट 0 फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल्स एंड, एक इसमें और लेना है, एंड फॉर द प्लेनर नोड, एंड फॉर प्लेनर नोड। तो प्लेनर नोड के लिए भी ये वैल्यू क्या है, 0 नहीं होती है, ये तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करेंगे कि अगर क्वांटम नंबर्स को साई से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि क्वांटम नंबर का जो आविष्कार हुआ है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हुआ है। क्योंकि क्वांटम नंबर समझने से पहले आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी पड़ती है, जो मैंने आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक था मैंने आपको उसमें क्लियर किया था काफ़ी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उससे क्वांटम नंबर्स निकल के आई। अब जब क्वांटम नंबर्स निकल के आई तो हमें ये देखा कि क्वांटम नंबर्स को श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन का जो साई था उसकी फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी ने आपको बोला कि साई 420 इस तरह से लिखा हुआ है, साई 420, तो इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। सही है। तो देखिए 4 का मतलब हो गया यहाँ पे n = 4, l = 2 और m = 0, ये आपका निकल के आ रहा है। तो n का मतलब हो गया यहाँ पे 4 और 2 हमारा आता है d के लिए, l की वैल्यू 2 जो होती है वो d के लिए होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4d। सही है। अब 4d के बाद m की वैल्यू देखेंगे कि 0 किसके लिए आती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि m की वैल्यू जो है वो 0 हम किसके लिए लगा देते हैं, समझे। तो m की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दैट इज द z, वो हमारा z² हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4dz²। अगर कोई पूछता है कि साई 420 जो है वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है या किस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख देंगे 4dz² को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। अगर बाई चांस मान के चलिए आपसे कहा जाता है साई 310, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए n = हमने 4 लिख लिया, l = हमने 1 लिख लिया, m = हमने 0 लिख लिया। अब यहाँ पे यहाँ 3 लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 और p की वैल्यू 1 होती है l के लिए, तो 3p हम लोग लिख लेंगे। 3p में m की वैल्यू 0 किसके लिए आती है, तो ये आप समझ सकते हो -1 0 +1, तो 0 किसके लिए आ रही है, यानी px py एंड pz। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द pz और py। अब बताओ जी, यानी m की वैल्यू 0 किसके लिए आ रही है, py के लिए आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, py हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यानी साई 310 हमने लिख रखा है, तो साई 310 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, px py pz। तो pz जो हमारा है +1 में जा रहा है, तो m की वैल्यू +1 आती है तो pz के लिए आती है, m की वैल्यू 0 आती है तो py के लिए आती है, m की वैल्यू -1 आती है तो px के लिए आती है। तो यहाँ पे हमारा 0 है तो दैट इज द py, वो हमारा py हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये साई की जो है, ये साई का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ से हम ये समझेंगे कि एक टॉपिक यहाँ निकल के आता है कि जब हम लोग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्फेरिकल डंबल शेप इस तरह से, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे साई की वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, समझे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम आपको बताते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर क्या इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो देखिए हमने यहाँ से पढ़ा था एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल जो होता था वो इस तरह का होता है, जहाँ पे साई या साई स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज द 0 होती है। सही है। अब हम यहाँ देखेंगे पी ऑर्बिटल आता है सेकंड। तो पी ऑर्बिटल में अगर आप देखोगे तो ये आपको इस तरह का डंबल शेप जो है वो नज़र आएगा। इसमें एक लॉब पॉजिटिव होती है और एक लॉब नेगेटिव होती है, लेकिन बीच में मैंने आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ इस पॉइंट को नोडल प्लेन कहा जाता है। अब ये नोडल प्लेन एक ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 पाई जाती है। सही है। तो इसको हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, और नोडल प्लेन का मतलब है कि अगर हम नोडल प्लेन पे देखेंगे तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 होगी। सही है। लेकिन अगर जहाँ पे हमने लॉब्स ली हुई हैं दोनों, तो लॉब्स में ये वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसके लिए भी क्या है, साई की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ साई डज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ मैक्सिमम है, तो नेगेटिव सेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम होगी, और जो पॉजिटिव सेक्शन है उसमें मिनिमम होगी। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का हट जाना, चले जाना,
और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आ जाना। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो p ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 3 सब शेल्स होती हैं जिनको हम लोग px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। अब px जो होता है इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको x एक्सिस पे इस तरह से नज़र आएगा, तो इसको हम लोग px कह सकते हैं। अगर y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, सपोज जैसे ये py है तो हमने y एक्सिस पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। और अगर z एक्सिस की बात करते हैं तो जैसे हमने इसको अगर z एक्सिस माना हुआ है तो ये z एक्सिस पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। दिस इज द 3D फॉर्म ऑफ द p ऑर्बिटल। क्लियर? अब इसके अंदर जो सबशेल्स आपको नज़र आ रही हैं तो टोटल सबशेल आपको दिख रही होंगी, 3 सबशेल होती हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबशेल जो है हमारी वो कितनी है, 3 हैं। और एक सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन। यानी p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है, 6 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ सकते। चलिए, लेकिन एक सबशेल के अंदर जैसे कोई पूछता है कि px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। py में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और pz में कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग से समझनी पड़ती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो है हमारा d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप जो होती है वो डबल डम्बल शेप होती है इस तरह से, समझे? तो इनके बीच में भी एक नोडल प्लेन पाया जाता है। अभी हम बताएंगे आपको कि जो नोडल प्लेन्स होते हैं उनको ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सही है? ये एक क्वेश्चन हर साल नीट में आता है कि नोडल प्लेन की संख्या आपको कैसे निकालनी है, प्लस जो नोडल प्लेन होते हैं या जो नोड्स होते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है। सही है? तो अब हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो d ऑर्बिटल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल्स जो होती हैं वो 5 होती हैं, यानी तो इसको लिखा जाता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इस तरह से इसका सीक्वेंस बना होता है। तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल आपको नज़र आ रही होंगी। तो नंबर ऑफ सबशेल देखेंगे तो ये हमारे पास हो गई 5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछता है कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। सही है? या कोई पूछता है कि dxy में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप लिख देंगे कि dxy में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है? क्योंकि जो सबशेल होती हैं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और अगर टोटल सबशेल को काउंट कर लिया जाता है तो सबशेल को मिला के जो बन जाता है दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल या ऑर्बिट्स। सही है? क्योंकि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो शब्द मैंने यहाँ दिया है आपको जो समझा रहा हूँ, ये डुअल नेचर ऑफ जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था प्लस जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने आपको पढ़ाया था, तो ये इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर के ही एक ऑर्बिटल शब्द दिया गया था। सही है? अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं कि ऑर्बिट कहाँ से निकल के आया, ऑर्बिट का आविष्कार किसने किया, तो ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बोर ने बताया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और सबशेल को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, तो सबशेल को सबसे पहले सोमरफेल्ड जो साइंटिस्ट थे, जो हमने आपको सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ाया था, उसमें सबशेल को आइडेंटिफाई किया गया था। क्लियर? तो ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया। इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल आ जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें सबशेल जो होती हैं वो 7 होती हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 14। तो वहाँ पर 14 मैक्सिमम जो है वो भरे जाते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर? अब ये ऑर्बिटल बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो नोड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे नोड के बारे में। तो ये नोड जो होते हैं ये यहाँ पे 2 तरह के नोड पाए जाते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 तरह के नोड आपको मिलेंगे। एक होता है रेडियल नोड जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं रेडियल नोड। अब देखिए ये रेडियल नोड जो होता है इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
n माइनस l माइनस 1, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर्स माइनस 1। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाने वाला हूँ। अगर हमें यहाँ से दूसरा होता है एंगुलर नोड, अगर आपको एंगुलर नोड निकालना है, नहीं है, तो एंगुलर नोड निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लेना है, दैट इज द L। अगर आपको टोटल नोड चाहिए, टोटल नोड्स अगर आपको निकालने हैं, तो ये दोनों नोड्स को अगर हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे टोटल नोड्स आपको मिल जाएंगे। अब टोटल नोड्स में देखेंगे क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज नोन एज द n माइनस 1। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। जैसे कोई पूछता है फाइंड नंबर ऑफ नोड्स फॉर 4D, आपको 4D के लिए नोड निकालने हैं कि 4D के अंदर कितने नोड होंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका आप लोग समझना है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4, और d जो होता है, ये d हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 2, क्योंकि मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ क्वांटम नंबर्स में कि d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, सही है। अब आपको रेडियल नोड निकालना है, तो रेडियल नोड इक्वल्स टू क्या होता है, 4 माइनस 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो रेडियल नोड तो आपका 1 निकल के आ गया, सही है। अगर एंगुलर नोड आपको निकालना है तो L की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, तो एंगुलर नोड हमारा 2 हो जाएगा। अगर कहता है टोटल नोड आपको निकालने हैं, तो टोटल नोड्स कितने होंगे, 2 प्लस 1, समझी, या फिर 4 माइनस 1 आप कर सकते हो। तो क्या लिख देंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3, ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 दैट इज 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 4D ऑर्बिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं दैट आर 3। क्लियर। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो अब जैसे कोई हमसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 2p5। अब आपको 2p5 में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो हैं वो निकालने हैं, ये रेडियल नोड्स ओनली। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो देखिए n इक्वल्स टू हमें 2 दे रखा है, और l की वैल्यू जो होती है p ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, दैट इज 1, समझे। अब इसको आप सोल्व करिए, तो रेडियल नोड्स इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस l माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें रेडियल नोड्स जो होंगे वो 0 होंगे। अब मान के चलिए इसी में अगर वो पूछता है कि एंगुलर नोड कितने होंगे, तो हम यहाँ पे एंगुलर नोड अगर निकालना चाहें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। अगर वो कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको निकालने हैं, तो टोटल नोड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 0 दैट इज 1। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से नोड निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट है। चलिए, तो अब हम नोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नोड्स का यहाँ पे किस तरह से कैसे कैसे रहता है, या नोड हम किसको बोलते हैं। नोड हम उसको बोलते हैं जब किसी ऑर्बिटल के बीच में ये फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो शून्य हो जाती है, साई की वैल्यू शून्य हो जाती है किसी ऑर्बिटल में या किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम लोग उसको नोड कहा जाता है, नोडल प्लेन कहा जाता है। तो आप इस तरह से नोडल प्लेन निकाल सकते हो। जैसे अगर आप कोई कह रहा है कि 2p में आपको नोडल प्लेन बताना है, तो नोडल प्लेन इज द 1, वो 1 है। इसका मतलब 2p में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब एक ही स्थान पर होगी, शून्य जो है वो एक ही स्थान पर होगी। सही है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नोड निकालना आपको आ गया होगा। देखिए, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा। उसके बाद मैं आपकी जो क्लास रहेगी हमारी कल वाली, तो मैं आपको वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल फार्मूला लिखाने वाला हूँ, और न्यूमेरिकल फार्मूला लिखाने के बाद हम आपको करीब 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस लगभग हम लोग आपको कराएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्ट ट्रिक में हम आपको समझाएंगे किस तरह से आंसर को
हम लोग जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ तक आपको आई थिंक मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। ये चलिए, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो सारे मॉडल्स को कंबाइन किया गया और कंबाइंड करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो दिया गया, तो कैसे इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल या सबशेल के अंदर भरना होता है। सही है? तो यहाँ से थोड़ा सा हमें अब समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूँगा वो बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, बोर मॉडल से। तो आपने पढ़ा था बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल में आपने देखा था इस तरह से बहुत सारी स्फेरिकल शेल्स जो थी वो होती थी। सही है? तो स्फेरिकल शेल्स को यहाँ पे बोर्स ने क्या बोला था, उनको ऑर्बिट कहा गया था। सही है? तो अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सेल होती है इसको n=1 लिख सकते हैं, इसको n=2, दैट इज़ n=3 एंड दैट इज़ n=4। इस तरह से हमारा बोर मॉडल हो गया। अब बोर मॉडल के अंदर जो सबसेल्स थी, तो हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है जिसको n=1 हम लोग लिखते हैं, तो इसके अंदर केवल एक सबशेल होती है जिसको 1s लिख सकते हैं। एक सबशेल होगी और उसको 1s लिखा जाएगा। अब देखिए जो n=2 आता है, तो n=2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक s होता है और एक p होता है, यानी s और p से मिला करके जो हमारा दूसरा लेवल है वो बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2s एंड 2p। समझे? अब ये देखेंगे कि इसके अंदर सबशेल कितनी होती हैं। तो एक सबशेल आपकी s में हो गई और 3 सबशेल आपकी p में हो गई, टोटल मिला के 4 सबशेल हो गई। अब एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 सबशेल में 4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। सही है? अब देखिए इसमें नंबर ऑफ सबशेल 1 था, तो 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द 2 इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट उस एनर्जी लेवल में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला, n=3 अगर आता है, तो n=3 में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3s 3p एंड 3d को लिया गया है। सही है? तो एक सबशेल आपकी s में हो गई, 3 सबशेल आपकी p में हो गई और 5 सबशेल आपकी d में हो गई। टोटल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो 9 सबशेल आपकी आ रही हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल में आप भर सकते हो। समझे? मैक्सिमम। अब यहाँ से देखेंगे एनर्जी लेवल 4, n=4, तो n=4 में आता है 4s 4p 4d एंड 4f। ये तो 4s में 1 सबशेल प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अगर हम देखेंगे तो 16 सबसेल हो रखी हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स। सही है? तो यहाँ इस तरह से हमने देखा कि बोर मॉडल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स बनाए गए थे वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था उसके हिसाब से उनको लिया गया था। सही है? और वैसे बोर मॉडल जो था वो डिपेंड करता था 2n² लॉ पे। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि बोर मॉडल को 2n² लॉ के हिसाब से चलाया गया था उस समय पे। अब 2n² लॉ में लगाएंगे तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतने ही निकल के आएंगे। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लिख रहे हो 2, 8, 18, 32, समझे, ये जो होते हैं इनको मैजिक नंबर कहा जाता है। क्योंकि मैजिक नंबर इसलिए बोलते हैं, कुछ साइंटिस्टों ने इनको मैजिक नंबर इसलिए कहा क्योंकि उनको लगता है कि इसी से हम लोग क्या है कि स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कोई ऑर्बिट है और उस किसी ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो एटम जो है वो स्टेबल होगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं तब भी वो स्टेबल होगा। 32 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं तब भी वो स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब है कि वो केमिकली इनर्ट होगा, वो किसी दूसरे कह सकते हो कि एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। समझे? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन तब करता है जब उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, या वो अपने ऑक्टेट को या इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। सही है?
जैसे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि क्या CO2 एक स्टेबल कंपाउंड है या नहीं है, तो ये अगर आपको जज करना है तो आपको CO2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो आपको निकाल लेनी है। जैसे कार्बन हो गया 6, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना हो गया, समझे। आप देखोगे अगर CO2 में मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ तो 6 + 8 2 जा 16, तो दैट इज 22, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि CO2 स्टेबल है या नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं या जितने भी आयंस बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चल के जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। फिर हम बोलेंगे या आपने कभी सोचा है या आपने कभी अपने स्कूल टीचर से पूछा, समझिए, कि ये कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से क्यों दिया गया, समझिए। जैसे HNO3 होता है तो आपने कभी पूछा कि सर इसको HNO3 क्यों बोला गया, जी HNO क्यों नहीं बोला गया, जी, या H3NO क्यों नहीं बोला गया, समझे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में अराइज होते हैं कि इसको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ कि इनको इसलिए ऐसे लिखा जाता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं और फिर ये देखते हैं क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल करके क्या एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर बना देते हैं तो आप कहेंगे कि ये स्टेबल कंपाउंड बन गया, अगर नहीं बनाते तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है, समझिए, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, तो आप इस तरह से करते चले जाएंगे। सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेटा कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अब देखिए, अगर हमें बोर्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स के हिसाब से बताया था कि हमें कैसे चलना है। तो पहले उसमें आता था हमारा 1s, दूसरे में आता था 2s 2p, फिर आता था 3s 3p 3d, और उसके बाद पढ़ते थे हम लोग 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आएगा 1s1। ठीक है। अगर हम लोग हीलियम लेते हैं तो दैट इज़ 1s2 हो जाएगा। लिथियम लेते हैं तो 1s2 इसमें हो जाएगा और 2s1 इसमें हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बेरिलियम लेते हैं तो 1s2 इसमें हो जाएगा प्लस 2s2 इसमें हो जाएगा। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो 1s2 इसमें हो जाएगा, फिर 2s2 इसमें हो जाएगा क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आगे हम जाके देखेंगे तो 2p1 हो जाएगा। है ये। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझिए। तो इस तरह ये सीक्वेंस जो है आपको ध्यान रखना है। मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 and 6 होते हैं, यहाँ 2 6 और 10 होते हैं, यहाँ 2 6 10 and 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर कर लेनी है। ये बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा। सही है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि क्या बोर्ड्स मॉडल ने स्टेबिलिटी को भी बताया था जी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किस केस में अपना स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए मैंने अभी आपके सामने S, P, D और F 4 अलग अलग ऑर्बिट्स लिए हुए हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं। अगर S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल हो जाएगा। सही है। अगर P में मान के चलिए 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, या हम देखेंगे P में सारे सबसेल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाते हैं तब क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा।
समझे। अगर हम D की बात करते हैं तो D में या तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तब भी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर हम F की बात करते हैं तो F में या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर F के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ये इसको समझने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन स्टेबल है या कौन स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हमारा जो ऑर्बिटल है, समझे, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो तो स्टेबल होता है, या हाफ फिल्ड हो तो स्टेबल होता है। समझ में आया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा समझ लीजिए, या तो कोई बंदा शादीशुदा है तो स्टेबल है, समझे, या हाफ फील्ड है मतलब अनमैरिड है और कामयाबी बहुत बड़ी हासिल कर चुका है, तब भी वो स्टेबल ही माना जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होती हैं बेटा, समझे, कि दो ही चीज़ में आप स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्रोमियम में कभी भी 3d4 नहीं लिखा जाता है, समझे। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझा ही देता हूँ एक बार। जैसे क्रोमियम का जो होता है 24 Cr होता है, तो 24 Cr में जो कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 3d4 4s2 लिखा हुआ आएगा, जो कि गलत है नहीं। तो अगर आप, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 3D में 4 निकल के आ रहे हैं तो स्टेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, तो ये हो गया 3d5 और ये हो गया 4s1। अब देखिए ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो अब ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा, समझे। ये चीज़ आप अपने टीचर से क्लास में पूछ सकते हो कि क्या सर 3d4 हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। ये तो ये 3d4 इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कि हाफ फील्ड होते हैं तब स्टेबल होता है या फुल फील्ड होते हैं तब स्टेबल होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, 24Cu कॉपर जो होता है इसमें 3d9 और 4s2 लिखा हुआ आएगा लास्ट में आकर के, तो हम देखेंगे कि ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये 3d9 आ रहा है, ये 4s2 आ रहा है। तो हमें अगर इसको स्टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा देंगे तो ये 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा। तो देखिए 10 का मतलब है कि यहाँ कंप्लीटली D जो है पूरी तरह से भर चुका है, तो 3d10 मतलब स्टेबल हो गया, और 4s1 ये भी हाफ फिल्ड हो गया तो ये भी स्टेबल हो गया, सही है। तो ये जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ऊपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द अनस्टेबल, समझे। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शन जो हैं वो आपकी बुक में होंगे, उनको आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और उनको अपने आप करके देखना है, सही है, कि किस केस में हमें उसको स्टेबल बनाना होता है। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, वो बोर्ड्स मॉडल पे बेस्ड था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आगे चल के अगर हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जितनी ये देखिए जितने भी यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो आप इसको शॉर्ट में समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो होते हैं ये यहाँ पे हमने दो तरह से इसको ले रखा है। पहला हम लोग देखेंगे फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, यानी कोई इस तरह का एटम या आयन आपने चूज किया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो 1 है, सही है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एटम या कोई आयन इस तरह का है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है, तो उनकी जो ऑर्बिटल होगा अगर वो सेम एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, समझे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर 2s है तो 2 और 2s और 2p की एनर्जी लेवल सेम रहेगी, समझे। अगर 3s है तो 3s की 3p के साथ और 3d के साथ एनर्जी लेवल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है। अगर कोई कहता है फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन,
अगर कोई इस तरह का हमारे पास एटम या आयन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा है, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम इसको बना रहे होते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2s में देखेंगे तो 2s से ज़्यादा एनर्जी लेवल किसकी होगी, 2p की होगी। अगर हम 3 में जाते हैं थर्ड एनर्जी लेवल पे तो 3s 3p और 3d, मतलब सबसे ज़्यादा d की हो जाएगी। अगर हम फोर्थ एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो 4s 4p 4d 4f, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, f की हो जाएगी। ये आता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो सबकी इक्वल हो जाती है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम्स हो गया। अब एनर्जी लेवल डायग्राम्स को ही समझाने के लिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर ये चेक किया जाए कि उसके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है या कम है, जी, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सबशेल। तो रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सबशेल जो होती है दैट इज प्रेडिक्टेड बाई n+l रूल, सही है। तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा द रिलेटिव एनर्जी ऑफ अ सबशेल इज प्रेडिक्टेड बाय n+l रूल। अब देखिए जो n+l रूल जो होता है ये क्या होता है। n+l रूल में आपको ये बताया जाता है कि अगर n+l की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर ज़्यादा निकल के आती है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, समझे। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2s और 3p, समझे, इसमें हम देखेंगे कि n+l की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है। तो अगर हम 2s के लिए देखते हैं तो l की वैल्यू 0 होती है, n की वैल्यू 2, तो 2 + 0 यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करके 2 निकल के आ रही है। अगर हम 3p के लिए देखते हैं तो 3p में क्या आएगा, 3 + p की वैल्यू l के लिए क्या होती है 1, तो दैट इज़ 4, यहाँ ये 4 निकल के आ रही है। तो आप देखोगे n+l रूल के हिसाब से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये 3p की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी। समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए कुछ आपको इस तरह के ऑर्बिटल दे दिए जाते हैं जहाँ पे कि दोनों की वैल्यू एक जैसी निकल के आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लिया 3d और यहाँ पे लिया 4s, सही है। अब आप यहाँ पे देखोगे n+l के हिसाब से किसकी वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है। तो n+l रूल के हिसाब से जैसे हमने इसको 3p मान लिया, सॉरी हम इसको 3p मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 + 1 दैट इज़ 4, तो ये निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे 4 + 0 दैट इज़ 4। अगर बाई चांस मान के चलिए हमने ये देखा कि n+l की वैल्यू जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स के लिए इक्वल निकल के आ रही है, तब हमें लगता है कि किस प्रकार से डिसाइड किया जाए कि किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, जी। तो इस जगह पे हम लोग n को प्रीफर करते हैं, जी, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है हम उसको प्रीफर करते हैं। अगर हमारा n की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाएगी वहाँ पे हम उसी को ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल कहेंगे। जैसे अगर यहाँ देखें तो n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है n की 4s की जो है, तो इसके लिए अब जो एनर्जी होगी इसकी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3p से ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 4s की हो जाएगी, समझे। तो ये रूल थोड़ा सा आपको बेटा ध्यान रखना होता है, क्लियर। तो यहाँ से आपका n+l रूल के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से कुछ रूल्स दिए गए इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, तो जिनमें हमारा जो फर्स्ट रूल था जी वो क्या था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, नहीं, तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो सबशेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम क्वांटम नंबर्स का सेट निकालेंगे तो उनकी जो वैल्यूज़ होगी वो इक्वल नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 1s2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है,
तो 1s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आएगा, l की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, m की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, s की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस हाफ आएगा। तो ये हमारा क्वांटम नंबर का एक सेट है। तो यहाँ पे सारे क्वांटम नंबर्स के सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ऐसा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर बताया गया था कि किसी भी सबशेल के अंदर प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए क्वांटम नंबर्स का जो सेट होता है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। सही है, तो ये हमारा रूल था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ से जो नेक्स्ट रूल दिया गया वो था हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए हुंड्स रूल में क्या बताया गया था। हुंड्स रूल में आपको ये बताया गया था किसी भी सबशेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है तो भरते समय पे जैसे मान के चलिए अगर आपके पास 3D 6 इलेक्ट्रॉन है, समझी, तो 3D 6 इलेक्ट्रॉन को जब आप इसमें भरेंगे तो इस तरह से 2 2 2 इस तरह से नहीं भर सकते, ये आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हुंड्स रूल में ये बताया गया था कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल के अंदर भर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो मल्टीपल होता है या जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है वो तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। ये तो इसका सही तरीका क्या होगा, तो हुंड ने बताया था कि जैसे अगर आप इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही तरीका ये होगा कि पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सभी सबशेल के अंदर भर देना है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तब वो उसका मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। ये तो दिस इज द राइट वे। क्लियर। तो ये इनका हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही था कि अगर आप किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सारी सबशेल को दे देना है। जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोबारा से दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है वो भरना स्टार्ट करना होगा। ये तो ये यहाँ से हमारा सेकेंड प्रिंसिपल था। अब हम दो देखेंगे कि थर्ड जो एक आपबाउ प्रिंसिपल दिया गया, ये आपबाउ रूल्स निकल के आया। तो आपबाउ जो है दैट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज़ अ जर्मन वर्ड। समझिए, आपबाउ जो है एक जर्मनी भाषा में लिखा हुआ शब्द है और उसका मतलब ये होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिटल्स के अंदर किस ऑर्डर में भरने होंगे। सही है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है और जब लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन उससे अपर हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जाएगा। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें लोअर एनर्जी लेवल से लेकर के और हाई एनर्जी लेवल की तरफ आगे इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया था और वो सीक्वेंस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है जी, ताकि आपको किस तरह से भरना आ जाए, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना होता है वो मैं सीक्वेंस आपको बना दे रहा हूँ। 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। उसके बाद लिखेंगे 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 एंड 6p6। उसके बाद आएगा 3d10, 4d10, 5d10। क्लियर। नेक्स्ट इज 4f14 एंड 5f14। इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s2 में जाएगा, उसके बाद यहाँ से घूम करके इस तरह से आना है 2s2 और फिर यहाँ पर 2p 3s2 सीक्वेंस में जाएगा, फिर 3p 4s2 में जाएगा और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है एक डेफिनेट जो ऑर्डर होता है वो उसको हम बना के लिख सकते हैं इस तरह से। ये आपकी बुक में बना हुआ होगा, इसको आपको समझ लेना है। इससे एक क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट और नॉट। ये तो ये आपबाउ सीक्वेंस था जिसमें इनको भरा गया था। तो इसमें इन्होंने बताया था, ये थोड़ा बोर्ड के सीक्वेंस से अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा 1s2 आया, उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 2s2 की होती है, फिर आएगा 2p6 और फिर आएगा 3s2। फिर हम 3s2 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 3p6 आ जाएगा और 3p6 के बाद आएगा आपका 4s2। 4s2 के बाद देखेंगे तो 3d10,
4p6 एंड 5s2, इस तरह से सीक्वेंस बनता चला जाएगा। सही है। अगर आपको याद रखना है तो शॉर्टकट में याद रख सकते हो SSP, फिर SPS करना है, फिर DPS, इस तरह से आपको शॉर्टकट में याद रख लेना है। सही है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये इलेक्ट्रॉन को सब शेल में भरना है, किस प्रकार से भरना है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो बोर्स मॉडल का सीक्वेंस मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें भरना है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बोर के मॉडल के हिसाब से हो गया और अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से हो गया। अब हमको यहाँ से जो समझने वाली बात है वो ये समझना होता है कि हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन का केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि इनका आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर देखा कि वो किस प्रकार से ओरिएंटेड है, किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो यहाँ से हमको पता करना होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है, समझे, वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल जो आने वाला हमारा चैप्टर है अभी, तो उस पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को कहाँ रखा जाना चाहिए, किस ब्लॉक में रखा जाना चाहिए, किस कह सकते हो कि ग्रुप में होना चाहिए और किस पीरियड में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को अलग अलग उसमें बांटा गया है। तो इसमें देखिए जो ब्लॉक लिखी गई हैं उस ब्लॉक्स के अंदर S, P, D और F चार अलग अलग ब्लॉक को बांटा गया है। अब हम देखेंगे ग्रुप। तो जो ग्रुप्स होते हैं, S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, P ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप हैं, D ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप हैं और F ब्लॉक के अंदर 14 ग्रुप हैं। तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं आपको समझ में आने चाहिए। समझे। उसके बाद जो पीरियड होते हैं, तो पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड को रखा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल जो होती हैं वो 7 एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से यहाँ पे हमने पीरियड्स को भी 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे ये ग्रुप कैसे बनाए गए होंगे, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि S जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं तो 2 ग्रुप हो गए, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो 6 ग्रुप हो गए, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो 10 ग्रुप हो गए, F में 14 भरे जाते हैं तो 14 ग्रुप हो गए। सही है। तो इस हिसाब से इनको ग्रुप में डिवाइड कर लिया गया। अब जो S ब्लॉक के ग्रुप होते हैं उनको बोला गया ग्रुप नंबर 1 और 2, और P ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं इनको बोला गया 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो D ब्लॉक के ग्रुप थे इनको बोला गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये और क्योंकि F ब्लॉक को सबसे नीचे रखा गया है तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से हमने ग्रुप को अलग अलग कर लिया। अब जो पीरियोडिक टेबल बनी, तो पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को रखा गया तो वो इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही रखा जाएगा, जिस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि 20 कैल्शियम को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2। अब देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है ये आबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से है। तो आबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, समझे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है 4s2 में। तो पीरियड जो हो गया हमारे पास वो 4 हो गया, जो ब्लॉक हो गया वो S ब्लॉक हो गया, और जो ग्रुप हो गया दैट इज़ द सेकेंड ग्रुप। सही है। तो 4th पीरियड के यानी S ब्लॉक के 4th पीरियड में सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम बोलेंगे। समझे। अगर कुछ एलिमेंट इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पे कि आपको D और F ये सारी चीज़ें भी रिप्रेजेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर मैंने यहाँ पे लिया 26Fe आयरन,
इसको हमें पता लगाना है किस तरह से रहेगा। तो हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब 3d। अब देखिए यहाँ पे 20 तो यही हो गया, 3d 6 हमारा ये हो गया, समझे, यानी तो 3d 6 हमारा। अब लास्ट देखेंगे, लास्ट के तो हमें 2 निकले, यानी पेनल्टीमेट सेल जो है उसको भी हमें लेना होता है साइड में। तो आप देखेंगे कि हाई एनर्जी लेवल जो है वो तो 4 है, तो हमारा पीरियड नंबर तो क्या निकल के आया, 4 आ गया। अब 4th पीरियड में ब्लॉक जो हो गया हमारा वो डी हो गया। डी ब्लॉक में ब्लॉक इधर से लेना है आपको और एनर्जी लेवल इधर से लेना है, मतलब पीरियड इधर से लेना है। तो पीरियड हो गया 4, ब्लॉक हो गया आपका डी ब्लॉक में। अब ये देखा जाएगा कि ये एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में रखा गया। तो अब आपको ग्रुप नंबर सर्च करना है। तो देखिए एस कंप्लीट है और 6 हमारा है, डी में 6 है। तो अगर आपको ग्रुप निकालना है तो ग्रुप में देखेंगे 2 + 6 दैट इज 8, समझे। अब आप यहाँ से देखिए, हमने डी में देखा तो 2 ग्रुप तो ये हो गई, फिर यहाँ पे 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 8 ग्रुप में हमारा ये एलिमेंट जो है वो पहुँच जाएगा, सही है। यानी 4th पीरियड के डी ब्लॉक के 4th पीरियड के 8 ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द आयरन, वो आयरन है, सही है। तो इस तरह से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ रखा गया है और क्यों रखा गया है, ये हम SPDF से पता लगा लेते हैं, सही है। अब यहाँ से और क्या क्या चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, तो देखिए जो एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगती हैं, प्लस एलिमेंट्स के अंदर जो कलराइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सा एलिमेंट कलर देगा, कौन सा एलिमेंट कलर नहीं देगा, ये भी हम इसी से पता लगाते हैं। एलिमेंट के अंदर जो कैटालिटिकल नेचर होती हैं उसको भी हम इसी से पता लगाते हैं। या कोई भी एटम जो है वो एसिड, मतलब कह सकते हो कि मेटल है, नॉन मेटल है या मेटेलॉइड है, उसको भी हम इसी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसको हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम ओपन तरीके से डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर का उस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंस है, पहली चीज़। दूसरा, कल जो हमारी क्लास रहने वाली है तो कल मैं आपको इस सारे चैप्टर के जो मेन कंटेंट्स जो हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनके सारे फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं कुछ करवाने हैं मुझे, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और वो क्वेश्चन बेटा सबको बड़ा ध्यान से करने हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं वो जब आप उसको बहुत 1 मिनट के अंदर जब करना सीख जाओगे तो फिर आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है आज, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारा समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले कल जो मैं आपको ये बताऊंगा उसके बाद फिर हम आगे कल जो चैप्टर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको उस पर डिस्कशन करने से पहले इस चैप्टर को फर्स्ट टू लास्ट, ये जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि फर्स्ट वीडियो से लेकर के और लास्ट तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी वीडियो डाली हुई हैं उनको आपस में कोरिलेट करके बेटा आपको समझ लेना है। और कोई भी चीज़ या कोई भी परेशानी अगर आपको कहीं पे आ रही है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, या उसमें आप देखोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ से जो भी क्वेरीज़ हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।